फरवरी 2025 में वैज्ञानिकों ने हमारे ग्रह के आंतरिक भाग के बारे में कुछ चौंकाने वाली खोज की। हम लंबे समय से सोचते रहे हैं कि पृथ्वी का आंतरिक कोर एक ठोस और स्थिर गोला है, लेकिन सच्चाई काफी अलग और थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। हालिया अध्ययन से पता चलता है कि कोर की सतह पे ठीक इसी समय संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने दशकों के भूकंपीय आंकड़ों का विश्लेषण किया है और पाया है कि आंतरिक कोर की सतह बाहरी कोर के प्रभाव में विकृत होती दिख रही है। हमने पहली बार ऐसे बदलाव देखे हैं, लेकिन वे आंतरिक कोर के घूमने की कुछ विशेषताओं को स्पष्ट कर सकते हैं। वे पृथ्वी पर दिनों की लंबाई को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब हमारे ग्रह का आंतरिक कोर, जो सतह से लगभग 3100 मील नीचे स्थित है, पारंपरिक रूप से लोहे और निकल की एक ठोस गेंद के रूप में वर्णित है। हालांकि नए आंकड़ों से पता चलता है कि इसकी बाहरी परत उम्मीद से अधिक लचीली हो सकती है। ये खोज साउथ सैंडविच आइलैंड्स के पास बार बार आने वाले भूकंपों की भूकंपीय तरंगों के विश्लेषण पर आधारित है। शोधकर्ताओं ने इन भूकंपीय संकेतों का अध्ययन करने के लिए उन्नत रेजोल्यूशन तकनीकों का उपयोग किया। उन्होंने तरंगों में विसंगतियां देखी और एक अप्रत्याशित निष्कर्ष निकाला। आंतरिक कोर की सतह पर विकृतियां होनी चाहिए और वे पिघले हुए बाहरी कोर के साथ अशांत अंतःक्रियाओं के कारण हो सकती हैं। अब तरल लोहे और निकल से बने इस बाहरी कोर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने में मदद करता है। पहले हम वास्तव में आंतरिक कोर पर इसके प्रभाव को नहीं समझते थे, लेकिन अब नया अध्ययन दिखाता है कि बाहरी कोर की अशांत हलचलें आंतरिक कोर की सतह को बाधित कर सकती हैं और इससे इसके आकार में बदलाव आ सकता है। ये गड़बड़ी आंतरिक कोर के घूमने की गति में क्रमिक मंदी की व्याख्या भी कर सकती है। वैज्ञानिक 2010 से इसका अवलोकन कर रहे हैं। सतह पर हम वास्तव में इन परिवर्तनों को नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन वे पृथ्वी के समग्र घूर्णन और दिनों की लंबाई को प्रभावित कर सकते हैं। यह अध्ययन हमें यह बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है कि हमारे ग्रह के अंदर गहराई में क्या हो रहा है, आंतरिक और बाहरी कोर कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और गति को कैसे प्रभावित करता है। जाहिर है, पृथ्वी के कोर का प्रत्यक्ष अवलोकन असंभव है। यही कारण है कि वैज्ञानिक भूकंपीय तरंगों के विश्लेषण जैसे अप्रत्यक्ष तरीकों का उपयोग करते हैं। यह हमें कोर की संरचना और संरचना का अनुमान लगाने की भी अनुमति देता है। जैसे जैसे ये तरंगे विभिन्न परतों से गुजरती हैं, वे विक्षेपित या रुक जाती हैं और ये हमें उन सामग्रियों की प्रकृति के बारे में सुराग दे सकता है जिनका वे सामना करते हैं। प्रयोगशाला प्रयोग भी उत्तरायण। शोधकर्ता कोर के अत्यधिक दबाव और तापमान को पुनः उत्पन्न करते हैं और लोहे निकल मिश्र धातुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। वे डायमंड एंडविल सेल जैसे परिष्कृत उपकरणों का उपयोग करते हैं और वे इन चरम स्थितियों की खोज की अनुमति देते हैं। फिर उल्का पिंडों के अध्ययन भी हैं। बात यह है कि उनमें से कुछ पृथ्वी की तरह धातु के कोर वाले क्षुद्र ग्रहों से आते हैं। उनकी रासायनिक संरचना कभी-कभी पृथ्वी की गहराइयों में मौजूद तत्वों के बारे में सुराग देती है। वैज्ञानिक संख्यात्मक मॉडल भी बना सकते हैं। भूकंपीय, प्रयोगात्मक और भू रासायनिक डेटा को मिला के वे हमारे कोर की आंतरिक गतिशीलता का अनुकरण करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर पृथ्वी का कोर अचानक पूरी तरह से घूमना बंद कर दे? खैर, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर सिर्फ ठोस आंतरिक कोर रुकता है तो जवाब होगा ज्यादा कुछ नहीं। भले ये केवल अपनी गति को धीमा ना करे जो अभी हो रहा है, बल्कि पूरी तरह से रुक जाए तो मुख्य प्रभाव पृथ्वी के घूमने की गति पर पड़ेगा। हमारे दिन लंबे हो जाएंगे। समय के साथ ये ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र को कमजोर कर सकता है, जो बुरी खबर होगी, लेकिन उतनी विनाशकारी नहीं जितनी कि बाहरी कोर के घूमना बंद करने पर होगी। तब चीजें गंभीर रूप से खराब हो जाएंगी। बाहरी कोर के घूमने के बिना पृथ्वी अपना चुंबकीय क्षेत्र खो देगी और इस सुरक्षा कवच के खोने से एक विनाशकारी श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले टेक्टोनिक प्लेटें अराजक तरीके से टकराने लगेंगी। कल्पना कीजिए कि आप एक बस में हैं जब ड्राइवर अचानक ब्रेक मारता है और आप दूसरे यात्रियों या फर्श पर गिर जाते हैं। ग्रह भी कुछ ऐसा ही अनुभव करेगा, लेकिन टेक्टोनिक प्लेटों के साथ। ये हिंसक टक्करें दुनिया भर में प्लेट सीमाओं के साथ बड़े भूकंप पैदा करेंगी, जिससे इमारतें, पुल और सड़कें हिल जाएंगी। इस अराजकता में जल प्रणालियां, बिजली और फोन लाइनें नष्ट हो जाएंगी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत होगी। चुंबकीय क्षेत्र के बिना
ब्रह्मांडीय विकिरण पृथ्वी की सतह से टकराने लगेगा। सूर्य से आने वाली ये उच्च ऊर्जा कण हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करेंगे, जिससे ओजोन परत को नुकसान होगा। इससे और भी अधिक विकिरण पृथ्वी की सतह तक पहुंच सकेगा, जिससे और भी अधिक नुकसान होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स विफल हो जाएंगे, पावर ग्रिड ठप हो जाएंगे और संचार प्रणालियां बंद हो जाएंगी। लेकिन प्रभाव केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं होंगे। जीवन के सभी रूप खतरे में होंगे। प्रवासी पक्षियों और कछुओं जैसे कई जानवर नेविगेशन के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। इसके चले जाने से वे पूरी तरह भटक जाएंगे। पक्षी अपनी दिशा का बोध खो देंगे और कछुए उन समुद्र तटों को नहीं ढूंढ पाएंगे जहां उन्हें अपने अंडे देने की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से हमें जल्द ही इस प्रलयकारी परिदृश्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी के बाहरी कोर के हमारे जीवन काल में या कभी भी घूमना बंद करने की संभावना बहुत कम है, तो अभी के लिए हम सुरक्षित हैं। लेकिन पृथ्वी को वास्तव में समझने के लिए आपको हमारे पैरों के नीचे 4000 मील नीचे जाना होगा। पृथ्वी की बिल्कुल केंद्र से सतह तक 4 मुख्य परतें हैं। पृथ्वी की परतें हैं आंतरिक कोर, बाहरी कोर, विशाल मैंटल और सबसे ऊपरी क्रस्ट। अब क्रस्ट को छोड़कर किसी ने भी इन गहरी परतों को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। इंसानों ने सबसे गहरी ड्रिलिंग 7.5 मील से कुछ ज्यादा की है और इसे हासिल करने में 20 साल लग गए। पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में आंतरिक कोर है, जो लगभग 758 मील की त्रिज्या वाली एक ठोस धातु की गेंद है, जो चंद्रमा के आकार का लगभग 3/4 है। ये सतह से लगभग 4000 से 3200 मील नीचे स्थित है। ज्यादातर लोहे और निकल से बना आंतरिक कोर अविश्वसनीय रूप से घना है। ये पृथ्वी के बाकी हिस्सों की तुलना में थोड़ा धीरे घूमता है और बहुत गर्म है, जिसका तापमान 9800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। ये सूरज की सतह जैसा है। वहां दबाव चौंका देने वाला है, जो सतह पर महसूस होने वाले दबाव से 30 लाख गुना ज्यादा है। कुछ शोध तो ये भी बताते हैं कि आंतरिक कोर के अंदर एक और भी छोटा सघन कोर हो सकता है, जिसके बारे में माना जाता है कि वो ज्यादातर लोहे से बना है। बाहरी कोर भी लोहे और निकल से बना है, लेकिन तरल रूप में। ये सतह से लगभग 3200 से 1800 मील नीचे स्थित है। यहाँ की गर्मी ज्यादातर यूरेनियम और थोरियम जैसे तत्वों के रेडियोधर्मिक क्षय से आती है, जिससे तरल विशाल अशांत धाराओं में मथने लगता है। ये गति विद्युत धाराएं पैदा करती हैं, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर 2 लाख से 3 लाख साल में उलट जाता है, और वैज्ञानिक अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। मेंटल पृथ्वी की सबसे मोटी परत है, जो लगभग 1800 मील गहरी है। यह सतह से महज 19 मील नीचे शुरू होता है। लोहे, मैग्नीशियम और सिलिकॉन से बना ये घना, गरम और अर्ध ठोस है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए कैरमल कैंडी के बारे में सोचें। बाहरी कोर की तरह मेंटल भी घूमता है, लेकिन ये बहुत धीमी गति से चलता है। मेंटल के ऊपरी किनारे के करीब जमीन के नीचे 62 से 124 मील के बीच गर्मी इतनी तेज होती है कि ये चट्टान को पिघला देती है। इससे चट्टान की एक आंशिक रूप से पिघली हुई परत बनती है, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ये नरम, गरम और फिसलन भरी परत ही पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों को हिलने और खिसकने देती है। पृथ्वी पर हमें मिलने वाले कुछ हीरे मेंटल से आते हैं। इनमें से अधिकांश हीरे 124 मील से अधिक की गहराई पर बनते हैं, लेकिन दुर्लभ अत्यधिक गहरे हीरे 435 मील जितनी गहराई में बन सकते हैं। इन हीरों को किम्बरलाइट नामक एक विशेष प्रकार की ज्वालामुखी चट्टान द्वारा सतह पर लाया जाता है। मेंटल का सबसे बाहरी हिस्सा ठंडा और अधिक कठोर होता है, जो इसके ऊपर की क्रस्ट की तरह व्यवहार करता है। मेंटल के इस सबसे ऊपरी हिस्से और क्रस्ट को मिला के लिथोस्फीयर कहा जाता है। जहाँ तक क्रस्ट की बात है, ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। ये करीब 25 मील गहरी है और ग्रह के द्रव्यमान का सिर्फ 1% है। और फिर भी इसमें ब्रह्मांड का सारा ज्ञात जीवन समाया हुआ है। ठीक है, लगता है वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक अजीब चीज मिली है और वे तय नहीं कर पा रहे कि ये तारा है या ग्रह। हमें जो पता है वो ये है कि ये हमसे 1400 प्रकाश वर्ष दूर है, और ये हमें ब्रह्मांड के बारे में अपनी जानकारी पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। चलिए मैं यहाँ की दुविधा समझाता हूँ। हम किसी चीज के द्रव्यमान या उसमें मौजूद पदार्थ की मात्रा को देखकर बता सकते हैं कि वो तारा है या ग्रह।
तारों का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, जिससे उन्हें मजबूत गुरुत्वाकर्षण मिलता है जो उन्हें कसकर खींच देता है। इस दबाव से उनके अंदर बहुत ज्यादा तापमान पैदा होता है, जिससे वे तेजी से चमकने लगते हैं। ग्रहों का द्रव्यमान कम होता है, इसलिए उनका गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है। वे तारों की तरह उस दबाव या ऊंचे तापमान को महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय ग्रह इसलिए चमकते हैं क्योंकि वे अपने तारों की रोशनी को परावर्तित करते हैं, जैसे हमारी सुंदर पृथ्वी भी सूरज के साथ करती है। और ये अजीब चीज कहीं बीच में आती है, क्योंकि हम इसे एक ब्राउन ड्वार्फ मानते हैं। ये एक खास तरह के बड़े गैसीय प्रोटोस्टार होते हैं। ब्राउन ड्वार्फ आमतौर पर अपने वायुमंडल के मामले में जुपिटर जैसे होते हैं, लेकिन वे आकार में बहुत बड़े होते हैं, लगभग 13 से 80 गुना। अगर किसी ब्राउन ड्वार्फ का द्रव्यमान जुपिटर से 80 गुना ज्यादा हो, तो वो एक तारे की तरह सामान्य हाइड्रोजन जलाना शुरू कर सकता है। यही चीज आमतौर पर तारों को चमकदार बनाती है। लेकिन सामान्य तौर पे ब्राउन ड्वार्फ तारों जितने गर्म नहीं होते। हाइड्रोजन न जला पाने की उनकी अक्षमता के कारण उन्हें फेल्ड स्टार्स का उपनाम भी मिला है। वे लगभग 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जलते हैं, जो ज्यादातर तारों की तुलना में ठंडा है। लेकिन ये चीज सामान्य नियमों को चुनौती देती है। इसका तापमान अविश्वसनीय रूप से 13900 डिग्री फ़ारेनहाइट मापा गया है। अब जरा इसकी तुलना करके देखा है। इतिहास का सबसे गर्म दिन 100 साल से भी पहले कैलिफोर्निया की डेथ वैली में दर्ज किया गया था, जिसका तापमान 134 डिग्री फ़ारेनहाइट था। उस समय लोगों को लगा होगा जैसे वे अपने आसपास की हर चीज के साथ पिघल रहे हों। अब सूरज के और करीब जाने की कल्पना करें, जैसे वीनस की यात्रा पे जाना। वीनस का तापमान 860 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि ये सिर्फ दूरी की बात नहीं है। मरकरी सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह है, लेकिन फिर भी ये वीनस से ठंडा है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वीनस बहुत ज्यादा गर्म है। क्या आप जानते हैं कि बहुत समय पहले वीनस रहने के लिए एक सुखद जगह हो सकता था, या कम से कम किसी भी तरह के जीवन का घर? लेकिन किसी समय इसने कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना शुरू कर दिया और अंततः ये एक घने धुंधले ओवन जैसा बन गया, जो गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता। और इसीलिए इसकी खोज करना इतना मुश्किल है। वीनस पर कोई प्रोब ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक ही टिक पाया था। लेकिन अरे, ये तो मेरे काम करने के समय से भी ज्यादा है, और फिर मैं पिघल जाता हूं। तो हाँ, फिर आप सूरज तक पहुंचते हैं। इसकी सतह अविश्वसनीय 9930 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जलती है। और दिलचस्प बात यह है कि हम जिस अजीब भूरे तारे की बात कर रहे हैं, वो इससे भी ज्यादा गर्म है। मेरा मतलब है, ये सूरज के केंद्र से ज्यादा गर्म नहीं है, जिसका तापमान 2,70,00,000 डिग्री तक जाता है। लेकिन फिर भी एक भूरे बौने तारे का इतना गर्म होना बहुत प्रभावशाली और असामान्य है। कम से कम हर कोई यही सोचता था, जब तक कि उन्हें ये समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा था। ये भूरा बौना तारा एक दूसरे तारे के बहुत करीब है, जो सफेद बौने तारों की श्रेणी में आता है। वे एक दूसरे के इतने करीब हैं कि हमारा रहस्यमयी तारा अपने सफेद बौने दोस्त के चारों ओर सिर्फ 2.3 घंटों में एक चक्कर पूरा कर लेता है। वाह वाह, हमारी उम्र कितनी हो जाओ जी। चूंकि वे इतने करीब हैं, वे हमारे चंद्रमा और पृथ्वी की तरह टाइटली लॉक्ड है। इसका मतलब है कि इस भूरे बौने का एक हिस्सा हमेशा सफेद बौने की ओर रहता है और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। इस सब के कारण हमारा भूरा बौना तारा केवल एक तरफ से अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो इसके दिन वाले हिस्से ने हमें उलझन में डाल दिया था, जबकि रात वाले हिस्से का तापमान वैसा ही है जैसा आप एक भूरे बौने तारे से उम्मीद करेंगे। लेकिन ये चरम स्थितियां ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगी। इतना अधिक तापमान बौने तारे के वायुमंडल में मौजूद अणुओं को अलग अलग परमाणुओं में तोड़ देता है, और जब इसके अणु टूट रहे होते हैं, तो ये भूरा बौना तारा धीरे धीरे गायब हो रहा होता है। और अगर आपको लगता है कि ये भूरा बौना तारा गर्म है, तो आप एटा कैरिना के बारे में क्या कहेंगे? ये पृथ्वी से लगभग 7500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक तारा है, और ये तारों के एक विशिष्ट समूह से संबंधित है, जिसे हम ल्यूमिनस ब्लू वेरिएबल्स कहते हैं। एक खगोलशास्त्री ने पहली बार 17वीं शताब्दी में इस पर ध्यान दिया था। खैर, उस समय ये सिर्फ एक सामान्य मध्यम चमकदार तारा था। लगभग 200 साल बाद एक अन्य खगोलशास्त्री इसका अवलोकन कर रहे थे, लेकिन इस बार ये एक बहुत ही चमकदार तारा था, जो आसमान के सबसे चमकदार तारों में से एक था। कुछ सालों बाद ये ग्रेट इरप्शन नामक एक बड़ी घटना में चमक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। जब ऐसा हुआ तो तारे को रात के आसमान में आसानी से देखा जा सकता था। इसने इतनी रोशनी छोड़ी जितनी एक सुपरनोवा विस्फोट में निकलती है। ये कुछ सालों तक ऐसा ही रहा, जो आमतौर पर फटने वाले तारों के साथ नहीं होता है।
जब ये चमक अपने चरम पे पहुंच गई तो तारे ने फैसला किया कि अब जाने का समय आ गया है। हालांकि ये अभी भी हिचकिचा रहा है, इसलिए ये अभी भी जीवित है, लेकिन पहले की तुलना में धुंधला है। एटा कैरिना के चारों ओर एक नेबुला भी है। ये गैस और धूल से बना एक खोल है जो ग्रेट इरप्शन के दौरान बना था। ये तारे की कुछ रोशनी को रोकता भी है। एटा कैरिना एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। इसका मतलब है कि वहां दो तारे हैं जो एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक हिस्से का तापमान लगभग 26,500 डिग्री है और दूसरे का 62,500 डिग्री। एटा कैरिना सिस्टम का मुख्य तारा, जो दोनों में से अधिक विशाल है, हमारे सूर्य से 100 गुना भारी है। इसके विशाल द्रव्यमान के कारण वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये तारा अंततः सुपरनोवा नामक एक शक्तिशाली घटना में फट सकता है, लेकिन अगले कई हजार वर्षों तक ऐसा नहीं होगा। तो अब तक आपने शायद अंदाजा लगा लिया होगा कि ब्रह्मांड में सबसे गर्म चीज क्या है। टाडा, एक सुपरनोवा। सुपरनोवा ही हमें बताता है कि एक तारे का जीवन समाप्त हो गया है। हम अंतरिक्ष में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोटों की बात कर रहे हैं। ये तब होते हैं जब हमारे सूर्य से 8 से 40 गुना अधिक विशाल तारा ढह जाता है। इसका केंद्र अब फ्यूजन नामक प्रक्रिया के जरिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बना पाता, इसलिए तारा अपने गुरुत्वाकर्षण को भी नहीं संभाल पाता। ये एक स्टेलर बर्नआउट की तरह है, इतना काम जो एक तारा नहीं संभाल सकता और उसका केंद्र बस ढह जाता है। सुपरनोवा के दौरान तारे के केंद्र का तापमान सूर्य के केंद्र की तुलना में 6000 गुना अधिक हो सकता है। या कभी-कभी व्हाइट ड्वार्फ नामक एक विशेष प्रकार का तारा अचानक अपना न्यूक्लियर फ्यूजन फिर से शुरू कर देता है और धड़ाम आपको फिर से एक सुपरनोवा मिलता है। केपलर का सुपरनोवा 17वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था और ये पृथ्वी से सीधे देखी गई आखिरी बहुत बड़ी सुपरनोवा घटना थी। औसतन हमारी आकाशगंगा में सुपरनोवा हर सदी में 3 बार होते हैं। मेरा मतलब है, हमें 1987 में भी एक छोटा सुपरनोवा मिला था, जब मिल्की वे की एक उपग्रह आकाशगंगा में एक ब्लू सुपर जायंट फटा था, जिसे हम लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड के रूप में जानते हैं। ये विस्फोट इतना तेज था कि लोग इसे नंगी आंखों से भी देख सकते थे, भले ही ये हमारे ग्रह से 1,68,000 प्रकाश वर्ष दूर अविश्वसनीय रूप से दूर था। गर्मियों के दिनों के लिए क्या विषय है ना। लेकिन इसे देखिए, हम इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे गर्म चीज के बारे में भी बात कर सकते हैं, जो एक हैरान करने वाली जगह स्विट्जरलैंड में बनाई गई है। नहीं, हम किसी सुपर हॉट चॉकलेट की बात नहीं कर रहे हैं। वहां वैज्ञानिकों के एक समूह ने क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा नामक एक सब एटॉमिक सूप बनाया। इस प्रयोग में तापमान सूर्य के केंद्र की तुलना में 2,50,000 गुना अधिक गर्म हो गया। इस प्रयोग का उद्देश्य उन स्थितियों को फिर से बनाना था जो बिग बैंग के कुछ समय बाद मौजूद थीं, जब ब्रह्मांड अभी भी उथल-पुथल की स्थिति में था। ठीक है, चलिए और भी चरम पे चलते हैं। सिद्धांत रूप में चीजें और भी गर्म हो सकती हैं। क्या आपने प्लैंक तापमान के बारे में सुना है? ये एक पागलू की तरह उच्च तापमान है जिसकी संख्या इतनी अधिक है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पागलपन की तुलना में एक सुपरनोवा गुनगुनी चाय की तरह है, और कौन जानता है कि इन तापमानों पर पदार्थ क्या करता है। ठीक है, मेरा काम हो गया। अब हम आपको आपके नियमित ब्रह्मांड में वापस ले चलते हैं। अभी के लिए अलविदा। ये कहना कि अंतरिक्ष कठोर है, खैर एक कम बयानी होगी। ये डरावनी चीजों से भरा हुआ। उन गामा रे विस्फोटों के बारे में क्या, जो कल हमारे ग्रह पर आपके और मेरे अस्तित्व को भी खत्म कर सकते हैं? या रहस्यमय, भयानक, खाली सुपरवॉइड्स जो किसी भी तरह से अच्छे नहीं हैं? आपको सबसे ज्यादा किससे डर लगता है? खैर, चलिए देखते हैं और चुनते हैं, है ना? और हमारी सूची में पहली डरावनी चीज है अंतरिक्ष का कचरा। वहां रात के आकाश की ओर देखें। आपको लग सकता है कि आप तारे और कुछ उपग्रह देख रहे हैं, लेकिन वहां कुछ और भी है। अंतरिक्ष के कचरे का ढेर, और ये बढ़ रहा है। पृथ्वी की कक्षा हमारा सबसे ऊंचा कचरा डंप है। पुराने उपग्रह जो अब काम नहीं करते, रॉकेट के खाली हिस्से और हजारों टूटे हुए टुकड़े ग्रह के चारों ओर उड़ रहे हैं, और वे पागलों की तरह तेज चल रहे हैं। इतनी तेज कि एक छोटा सा टुकड़ा भी विस्फोट की ताकत से टकरा सकता है। अभी हम कक्षा में 30,000 से अधिक वस्तुओं पर नजर रख रहे हैं, और ये तो सिर्फ बड़ी चीजें हैं। लाखों और टुकड़े हैं जो देखने में बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी खतरनाक हैं। अंतरिक्ष में कंचे के आकार की कोई चीज भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। फिर भी चरम ग्रह और भी डरावने हैं।
हमारे अपने पड़ोस में कुछ ग्रह काफी भारी पड़ते हैं। बुध का तापमान लगभग 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। शुक्र 860 डिग्री पर और भी गर्म है। इसके घने गर्मी को रोकने वाले वातावरण के कारण। संदर्भ के लिए सूर्य की सतह लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन ये अब तक खोजे गए सबसे गर्म ग्रह केल्ट 9b की तुलना में कुछ भी नहीं है। इसका तापमान लगभग 7,800 डिग्री तक बढ़ जाता है। ये परमाणुओं को अलग करने के लिए काफी गर्म है। ऐसी परिस्थितियों में पारा चमकते प्लाज्मा में वाष्पित हो जाएगा। विपरीत छोर पर एक ग्रह है जिसका उपनाम थोथ है। ये पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 5.5 गुना है और लगभग शून्य से 370 डिग्री नीचे है, जो पूर्ण शून्य से थोड़ा ही ऊपर है। भले ये एक तारे की परिक्रमा करता है, वो तारा एक धुंधला लाल बौना है, इसलिए ग्रह को लगभग कोई गर्मी नहीं मिलती है। आकार के मामले में बृहस्पति हमारे सौरमंडल पर हावी है। ये गैस दानव अन्य सभी ग्रहों के संयुक्त वजन से भी भारी है, लेकिन ये ग्रह, मैं आपको इसका नाम पढ़ने दूंगा, एक अलग ही स्तर पर है। ये बृहस्पति के द्रव्यमान का लगभग 28 गुना है। एक बाल लड़का। ये इतना विशाल है कि वैज्ञानिकों को लगता है कि ये वास्तव में एक भूरा बौना हो सकता है, एक विफल तारा जिसने लगभग परमाणु संलयन को प्रज्वलित कर दिया था। और फिर शुक्र है, हमारे सौर मंडल का जलवायु दुस्वप्न। यह आकार में पृथ्वी के समान है, लेकिन कुचलने वाली हवा में लिपटा हुआ है, जो हमारी तुलना में लगभग 1000 गुना सघन है। वहां हवाएं 220 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। बादलों से सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है और सतह का दबाव आपको तुरंत चपटा कर देगा। भयानक लगता है, लेकिन केवल तब तक जब तक आप सुपरनोवा के बारे में नहीं सुनते। एक सुपरनोवा अब तक का सबसे शक्तिशाली विस्फोट है जिसे हमने देखा है। ये तब होता है जब एक तारा एक विशाल और चकाचौंध भरे विस्फोट के साथ अपना जीवन समाप्त करता है, जो कुछ समय के लिए पूरी आकाशगंगा को फीका कर सकता है। तो इसका कारण क्या है? एक प्रकार का सुपरनोवा तब होता है जब एक बहुत बड़ा तारा, जो हमारे सूर्य से कम 5 गुना भारी होता है, उसका ईंधन खत्म हो जाता है। जब तक ये जीवित रहता है, तारा स्थिर रहता है, क्योंकि दो बल एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। गुरुत्वाकर्षण अंदर की ओर खींचता है और परमाणु प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा बाहर की ओर धकेलती है। लेकिन एक बार ईंधन खत्म हो जाने पर वो बाहरी दबाव गायब हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण तुरंत हावी हो जाता है और तारा कुछ ही सेकंड में अपने आप में ढह जाता है। ये पतंग विशाल शॉक वेव्स पैदा करता है, जो तारे की बाहरी परतों को अंतरिक्ष में उड़ा देती हैं। ये काफी तीव्र है, लेकिन टकराती हुई आकाशगंगाओं जितना तीव्र नहीं है। देखिए, आकाशगंगाएं गुरुत्वाकर्षण से बंधी होती हैं और लगातार घूमती रहती हैं। यही कारण है कि टकराव आम है, खासकर बड़ी आकाशगंगाओं और उनके छोटे साथियों के बीच। जब एक छोटी आकाशगंगा बहुत करीब आ जाती है, तो बड़ी आकाशगंगा का गुरुत्वाकर्षण उसे बेरहमी से अलग कर देता है, उसके तारों और गैस को छीन लेता है और उन्हें पूरी तरह से सोख लेता है। जब समान आकार की आकाशगंगाएं टकराती हैं, तो परिणाम और भी विनाशकारी होता है। उनकी सर्पिल संरचनाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं और कोई भी आकाशगंगा अपना मूल आकार नहीं रख पाती है। खैर, ये प्रभावशाली लगता है ब्रह्मांडीय मानकों के अनुसार भी, और फिर भी गामा रे बर्स्ट और भी अधिक खतरनाक है। वे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विस्फोट हैं। सिर्फ एक सेकंड के एक हिस्से में हमारे सूर्य से कई गुना भारी एक खतरनाक तारा ब्लैक होल में समा जाता है। जैसे ही ऐसा होता है, तारे की बाहरी परतें फट जाती हैं और ऊर्जा की दो संकीर्ण किरणें विपरीत दिशाओं में निकलती हैं। ये किरणें इतनी चमकीली होती हैं कि हम इन्हें अरबों प्रकाश वर्ष दूर से भी पहचान सकते हैं। उस सूक्ष्म क्षण में एक गामा रे बर्स्ट उतनी ऊर्जा छोड़ता है जितनी सूर्य अपने पूरे जीवन काल में पैदा करेगा। ये सिर्फ एक सुपरनोवा नहीं है, ये एक सुपरनोवा है। अब गामा रे बर्स्ट दुर्लभ हैं, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से खतरनाक हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि उनके विनाशकारी प्रभाव हजारों प्रकाश वर्ष तक फैल सकते हैं। यदि पृथ्वी के लगभग 5000 से 8000 प्रकाश वर्ष के भीतर ऐसा होता है, तो परिणाम विनाशकारी होंगे। ग्रह का एक हिस्सा घातक विकिरण से भर जाएगा। ओजोन परत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएगी या पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, जिससे जीवन अंतरिक्ष से आने वाले तीव्र विकिरण के संपर्क में आ जाएगा। इसका परिणाम उसी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर विलुप्ति होगा, जैसे कि डायनासोरों को खत्म करने वाले क्षुद्र ग्रह के कारण हुआ। अब हम किसी और भी डरावनी चीज के करीब पहुंच रहे हैं, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना करने से हम में से अधिकांश लोग डरते हैं। मेरा मतलब है अन्य सभ्यताएं। क्या होगा अगर वे हमें ढूंढ ले? डार्क फॉरेस्ट आइडिया नाम की एक चीज है। ब्रह्मांड की कल्पना एक घने अंधेरे जंगल के रूप में करें। हर कोई छिपा हुआ है। अगर एक सभ्यता शोर मचाती है, तो दूसरी कहीं अधिक उन्नत
उसे तुरंत मिटा सकती है, क्रूरता से नहीं बल्कि डर के कारण। इतनी बड़ी जगह में चुप रहना ही सबसे सुरक्षित कदम हो सकता है। एक और डरावना विचार, क्या होगा अगर एक अति उन्नत समाज हमें इंसान के रूप में भी ना देखे? हम जंगल के पेड़ों या समुद्र की मछलियों की तरह होंगे। ग्रह सिर्फ कच्चा माल हो सकते हैं और जीवन को सिर्फ एक उप उत्पाद के रूप में देखा जा सकता है। ऐसी सभ्यताएं भी हो सकती हैं जो इतनी उन्नत हों कि वे पूरे तारे या पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा का उपयोग कर सकें। उस स्तर पर पृथ्वी जैसे ग्रह को मिटाने में कोई मेहनत नहीं लगेगी। इसके बारे में सोचना थोड़ा परेशान करने वाला है। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात सुपर वॉइड्स के अस्तित्व पर विचार करना है। वे ब्रह्मांड की कुछ सबसे हैरान कर देने वाली संरचनाएं हैं। अंतरिक्ष के एक ऐसे हिस्से की कल्पना करें जो इतना खाली है कि उसमें लगभग 10,000 आकाशगंगाएं गायब हैं। ये ठंडा, विशाल और लगभग पूरी तरह से पदार्थ से रहित है। एक सुपर वॉइड ब्रह्मांड के हमारे वर्तमान मॉडलों में फिट नहीं बैठता है और वैज्ञानिक अक्सर इसे अकल्पनीय शब्द के साथ वर्णित करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ अकेली आकाशगंगाएं इसके अंदर तैरती हैं जो किसी तरह पूर्ण शून्यता से भी अधिक भयानक है। शून्यता के किनारे चिकने नहीं है, उनमें तापमान में बदलाव और सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं जो कुछ अदृश्य शक्तियों का संकेत देते हैं। वहां प्रकाश भी विकृत होता हुआ प्रतीत होता है, जिससे ये क्षेत्र बेहद डरावने बन जाते हैं। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि कुछ सुपर वॉइड्स हमें प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ अजीब हमारी आकाशगंगा को अंतरिक्ष में लगभग 1.2 मिलियन मील प्रति घंटे की गति से ले जा रहा है। हमारे सामने 650 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर शेप्ली कॉन्सेंट्रेशन नामक आकाशगंगाओं का एक विशाल समूह हमें अपनी ओर खींच रहा है। और हमारे पीछे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के एक लगभग खाली क्षेत्र की खोज की जिसमें लगभग कोई आकाशगंगा नहीं है। वे इस सुपर वॉइड को डाइपोल रिपेलर कहते हैं और ये मिल्की वे को अविश्वसनीय बल के साथ धकेल रहा है, लेकिन ये शायद ब्लैक होल की ओर धकेले जाने से बेहतर है। ब्लैक होल ब्रह्मांड की कुछ सबसे क्रूर वस्तुएं हैं। वे क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, ग्रहों और यहाँ तक कि तारों को भी निगल सकते हैं। लगभग हर ब्लैक होल अपने जीवन की शुरुआत एक विशाल तारे के रूप में करता है, फिर उसका ईंधन खत्म हो जाता है, ये अपने आप में सिमट जाता है और एक छोटी सी जगह में आपकी कल्पना से कहीं अधिक द्रव्यमान भर देता है। यही कारण है कि इसका गुरुत्वाकर्षण इतना पागलपन भरा है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। बहुत से लोग ब्लैक होल को विशाल ब्रह्मांडीय वैक्यूम के रूप में देखते हैं जो अपने आसपास की हर चीज को खींच लेते हैं, लेकिन ये एक मिथक है। ब्लैक होल केवल उसी चीज को अंदर खींच सकते हैं जो बहुत करीब आ जाती है, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है, जो वापसी का कोई रास्ता नहीं होने वाला बिंदु है। हमारे सूर्य के द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के लिए वो सीमा केवल लगभग 2 मील चौड़ी होती है और पृथ्वी जितने छोटे ब्लैक होल के लिए इवेंट होराइजन केवल कुछ इंच चौड़ा होगा। फिर भी उनका गुरुत्वाकर्षण पास के तारों और ग्रहों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। और अब हम आखिरकार उस परम दुस्वप्न के बारे में बात करने के लिए तैयार हैं जिसे मानव मस्तिष्क बस समझ नहीं सकता, ब्रह्मांड का विशाल आकार। इसकी कल्पना करें, अब अपने कमरे में बैठे, वो कमरा आपके घर के अंदर है, आपका घर पृथ्वी पर है। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का हिस्सा है जिसमें 8 ग्रह हैं और वो सौर मंडल मिल्की वे आकाशगंगा के अंदर सिर्फ एक छोटा सा पड़ोस है जो कम से कम 100 अरब अन्य ग्रहों का घर है। अब ये और भी रोमांचक होता जा रहा है। मिल्की वे कुछ अन्य के साथ एक स्थानीय समूह में सिर्फ एक आकाशगंगा है। वो समूह कन्या सुपर क्लस्टर के अंदर स्थित है जिसमें सैकड़ों आकाशगंगाएं हैं और वो सब दृश्य ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। और ये केवल वही है जो हम अपनी वर्तमान तकनीक से देख सकते हैं। हमें कोई अंदाजा नहीं है कि ब्रह्मांड वास्तव में कितना बड़ा है या इसका कोई अंत भी है या नहीं। इसके बारे में सोचें।